निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं श्री शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ राजस्थान से, जयपुर से, जो मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, आपने देखा जैसे राजनीति में क्या हलचलें हो रही हैं। इस समय राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है कि आज राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि राजनेता कुछ भी करें वो पब्लिक के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि पब्लिक ये जानती है कि राजनेता जो हैं वो बहुत कुछ करते हैं। और क्या पब्लिक को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है क्या? जनता बेवकूफ है क्या? जनता इनको एक तो वोट देके लेके आती है संसद में कि आप जाएं संसद में हमारे ये पक्ष को रखें, और वहां पे जाने की बजाय संसद में पक्ष रखने की बजाय वहां पे तू मैं होती है, बतौले होते हैं, और यहां तक कि कोई भी चीज सुचारू रूप से नहीं चलती है। और सुचारू रूप से चलने के लिए वहां पे कई बार महामहिम को बोलना भी पड़ा है, लेकिन कोई इसका असर नहीं होता है वहां पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और पूरा भारत जानना चाहता है आपसे, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है क्या राजनेताओं का? जी नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही गहन विषय है वैसे देखा जाए तो। जी और 140 करोड़ देश में ये सोचने वाली स्थितियां हैं। जैसा एक कवि ने कहा है कि जब पाप मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मनुष्य पर अपना स्वार्थ हावी होता जा रहा है, और हमारे राजनेता अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए देश को गर्त में धकेलते जा रहे हैं, और देश की बहुत दयनीय स्थिति होती चली जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए हमारे राजनेता एक्चुअल पोजीशन नहीं बता रहे हम लोगों को। बाकी हमारा देश अंदर से बहुत खोखला हो चुका है, आपस में वैर भाव बढ़ चुका है, हर आदमी को दिल में डर बैठा हुआ है, हर आदमी अपने रोजगार के लिए और अपना पेट पालने के लिए मजबूर और भयभीत है। ये कोई मीडिया वाला भी नहीं दिखा रहा है। तो ये चीजें जो चल रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इन चीजों को मुझे लगता है कि हम और ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का स्तर गिरना और अन्य चीजों का स्तर गिरना, या इंडेक्स में हमारे भारत का नंबर जो है भुखमरी इंडेक्स में 105 से 117 हो जाना, ये चीजें ऐसी है जो हमको धीरे धीरे करके एक वर्ल्ड के मैप से बहुत नीचे गिरा रही है। आज हमारी पोजीशन वो होती चली जा रही है कि छोटे छोटे देश जिनको हम पालन पोषण करते थे, जिनको दवाई हम देते थे, राशन हम देते थे, इलाज के लिए इक्विपमेंट्स हम देते थे, दवाई हम देते थे, पालन पोषण हम करते थे, वो लोग बाग भी हम पर हावी होते चले जा रहे हैं। रिसेंटली अभी आपने देखा जैसा कि बांग्लादेश है, आपका एक पड़ोसी बहुत अच्छा मित्र था नेपाल, जिसको हिंदू राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र आपका मित्र नहीं रहा। बांग्लादेश आपका मित्र नहीं रहा, इधर आपका श्रीलंका आपका मित्र नहीं रहा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आतंकवादी और गिरोह, जिन लोगों ने अपना गिरोह बना रखा है, वो लोग बाग धीरे धीरे के हावी होते जा रहे हैं। जैसा मणिपुर में अभी चल रहा है, जिसे म्यांमार में जो बांग्लादेश का नियरेस्ट देश है, म्यांमार बर्मा जिसे कहते हैं, वहां पर उन्होंने बांग्लादेश की बॉर्डर ऑक्युपाइड कर ली है, और बांग्लादेशियों ने हिंदुस्तान की बॉर्डर पे ऑक्युपाइड करने की और धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राजनीति की वजह से ही है, क्योंकि हमारा देश और हमारी सेना कमजोर नहीं है। हम लोग बागों के पास तो कमजोरी का कोई नामो निशान नहीं है। हम इन देशों को 2 घंटे 4 घंटे में सरेंडर करवा सकते हैं। हमारे पास वो सुख सुविधाएं और एम्यूनिशन है जिसके आगे ये लोग बाग टिक नहीं सकते।
मगर राजनेताओं के स्वार्थ पिछड़ रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है और हम लोग बाग धीरे धीरे करके बिल्कुल गर्त में चले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि मुझे याद है कि 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और उसके बाद में फिर 84 में जब इंदिरा गांधी कांड हुआ था, इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। फिर पुनः जब राजीव गांधी आए, उस वक्त विपक्ष में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे और अटल बिहारी वाजपेयी का एक वो हादसा है, किस्सा है जो उन्हीं की किताब में वर्णित है। एक उन्होंने बुक लिखी थी और राजीव गांधी के मरने के बाद उसको उजागर किया था और देश को कहा था कि मैं आज अगर जिंदा हूं तो राजीव गांधी की बदौलत जिंदा हूं। ये शब्द थे एक विपक्ष के नेता के उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी विपक्ष में थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसके मुखिया थे, एलओपी थे और उनकी एक किडनी खराब हो गई थी और एक किडनी रिमूव करवाने के बाद में उनकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई। तो ये बात जब राजीव गांधी को पता लगी कि अटल जी की किडनियां खराब हो गई और उनको डॉक्टर ने जो है न्यूयॉर्क में रेफर कर दिया है, अमेरिका के लिए इलाज के लिए रेफर कर दिया है, तो उन्होंने खुद ने राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक स्थिति कमजोर देखते हुए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी खर्चे पर अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का नुमाइंदा बनाकर विदेश भेजा और विदेश भेजकर उनका इलाज करवाया और इलाज करवा के उनको तंदुरुस्त करवा के वापस लाए। तो ये राजनीति का एक बेमिसाल और एक ऐसा अध्याय है जिसे भूल नहीं सकते। अगर आज की राजनीति ऐसी गंदी राजनीति है कि इसमें स्वार्थ के लिए लोग बाग एक दूसरे का मर्डर करने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को लड़वाने पे तुले हुए हैं और देश की जो जन समस्याएं हैं उनके तरफ कोई बात करना नहीं चाहता। मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आपके चैनल पे कि 2014 के बाद में राजनीति ऐसी हो गई जैसे मुर्गा मुर्गी की लड़ाई होती है ना, एक जो तमाशबीन जनता को तमाशबीन बना दिया और मुर्गा मुर्गी की तरह लड़ रहे हैं और जनता का नुकसान कर रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे और जनता का जो समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं। संसद में जाते हैं, बात नहीं करते सिवाय एक दूसरे पे दोषारोपण के। वो इसकी कमियां निकालता है, वो इनकी कमियां निकालता है। पिछले 10 साल में आप देखिए कि देश का कोई विकास नहीं हुआ सिवाय बातों के। बातें बहुत लंबी लंबी है, जुमले बहुत लंबे लंबे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का ये कि आपने विकास कर दिया जुमलों में और हर स्टेट को इस तरह की स्थितियां कर दी कि आपको ये कि माला माल कर देंगे, अमेरिका बना देंगे, हाई सिटी बना देंगे और इस तरह के सपने दिखाए हैं तो कहीं दूर दूर तक दिखते नहीं है। और रिसेंटली अभी कल का तो हादसा आपके सामने है, जैसा संसद में हुआ, सारा देश देख रहा है, सारा वर्ल्ड देखता है इंडिया की संसद को कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और फिर उस पे गतिरोध को खत्म करने की बजाय उसको रबर की तरह और आगे बढ़ाया जा रहा है और एफआईआर लॉन्च करवाई जा रही है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है। जो आदमी गुनहगार नहीं है उसको गुनहगार ठहराया जा रहा है, जब वहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए कि किसने किसको धक्का मारा। और दूसरी बात, जैसा मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है और दिख भी रहा है फुटेज में कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग बाग बैनर के साथ साथ में डंडे लगा के लाए थे और उनकी प्लानिंग ये थी कि बाद में अगर इनको झगड़ा करेंगे और इनको मारेंगे। तो प्री प्लान तो जिसे कहते हैं ये चीजें चल रही है, तो ये राजनीति का स्तर शो नहीं करती, ये एक दूसरे को दबाने का और एक दूसरे को मारने का या एक दूसरे को हैरेसमेंट करने का काम है, जो ठीक नहीं है। क्योंकि संसद में डंडे ले जाना अलाउ नहीं है। संसद में आप पोस्टर ले जा सकते हो, आप छोटी जो बांस की लकड़ियां हैं वो ले जा सकते हो,
मगर आप फुटेज में देखेंगे, वीडियोज में देखेंगे, तो मोटे मोटे डंडे उनके स्लोगन पे, जो तख्तियां लगी हुई थी उन स्लोगन के पीछे मोटे मोटे डंडे लगे हुए थे। तो ये इनकी मंशा साफ जाहिर करती है कि ये लोग बाग लड़ने के माध्यम से गए थे और लड़ाई करी है इन्होंने, जानबूझकर इसको ऐसा किया है ताकि देश के जो असली मुद्दे हैं, देश की जो असली शिकायतें हैं या जिन पे चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो और इसको दबाया जा सके। तो ये सारी की कल्याण सारी जी, चीजें करता है कल्याण जी, कमजोर। संसद चलती है, कल्याण जी, संसद चलती है भारतवर्ष के पैसों से, यानी जो कमाई होती है भारतवर्ष में, जो कमा के टैक्स पेयर्स हैं, उनसे वो संसद चलती है। और संसद में 1 मिनट का खर्चा कितना होता है ये आपको ही पता है। और इस तरह से अगर राजनेता लोग वहां करते हैं, चुने हुए नुमाइंदे, हम तो ये कहेंगे नॉट राजनेता, चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे हैं वो इस तरह से जाके संसद में करते हैं और संसद नहीं चलने देते हैं, मारपीट करते हैं, संसद में बहुत ऊंचा नीचा करते हैं। ऐसे राजनेताओं को चुन के क्यों भेजती है जनता? जनता उन राजनेताओं को चुन के भेजे जो वहां जाके साफ सुथरा काम करें। राजनेता जो है वो अपने लालच में अपना पेट भरने के सब कुछ सतूने देखता रहता है, जबकि जनता फिर ठगी का शिकार हो जाती है। हर 5 साल के बाद ठगी का शिकार जनता होती है। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन जब आएगा, उसके बाद से ये ठगी का शिकार होना जनता बंद हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बताइए कल्याण जी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये भी मेरे हिसाब से एक जुमला है और जनता को सपने दिखाने वाला है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, पहली बात तो यह है कि पहले इन्होंने कहा था कि वन नेशन वन टैक्स, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक आदमी सैलरी लेता है, अपना टैक्स कटाकर वो पैसे लाता है घर पे, फिर जब वो बैंक से पैसे लेकर बाजार में जाता है, फिर उन्हीं पैसों पर कुछ परचेज करता है, फिर टैक्स देता है। तो उसको ये कि बार बार टैक्स देते देते उसको ये पता नहीं लगता है कि उसके टैक्स में कितनी इनकम चली गई है। तो वन टैक्स वन, जो वन नेशन वन टैक्स वाली जो इनकी स्कीम थी वो सारी फेल हो गई। इसी के साथ साथ में एक जीएसटी जो लाए थे, जिसको ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जनता को लूटने के लिए एक नया स्लैब और बनाया जा रहा है, जिसमें कुछ आइटम्स के 35% जीएसटी लगेगी। यानी कि आप कोई 100 रुपए का सामान खरीदोगे, वो आपके पास में 135 रुपए का आएगा और दुकानदार फिर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। तो ये जो है देश के साथ में धोखा है और देश को लूटने की साजिश है। तो ये खाली जुमले हैं। और आपने जैसे कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, अब इसके ये फायदे गिनाएंगे कि हमारा जो है फोर्स कम लगेगा, हमारा पैसा कम लगेगा, हमारे को इतना दिक्कत नहीं होगी और एक साथ सारा काम हो जाएगा। तो ये चीजें खाली जुमले हैं। जब हम 4 स्टेट के इलेक्शन करवाने में 2 महीने लगाते हैं और 2 महीने में भी 1 तारीख को एक स्टेट का इलेक्शन करवाया और दूसरे महीने में दूसरे स्टेट का इलेक्शन करवाते हैं, तीसरे महीने में काउंटिंग करवाते हैं, तो हमारे जितने स्टेट है उतने तो महीने भी नहीं है। हम करेंगे क्या, कैसे करवाएंगे, कैसे इसका हैंडल करेंगे? तो ये तो खाली एक जुमला है। और इसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि अभी इसकी रूपरेखा बनेगी, संसद में पास होगा, जेपीसी में चलेगा, संसद में पास होगा, 2029 में इसको अप्लाई करेंगे, 2029 में इम्प्लीमेंट करेंगे और 2034 में, यानी कि 2034 में जाके इसे लागू करेंगे। तब तक मुझे लगता है कि आप जैसे हम जैसे लोग बाग पता नहीं यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये देश को खाली लुभाने का काम करते हैं। अब इन्होंने जनता के सामने 2047 का इंडिया शो कर रखा है। आज आदमी भूखे मर रहा है और आप 2047 का उसको सपना दिखा रहे हैं। तो 2047 में जो आज का बच्चा अभी पैदा होगा वो जाके 40 साल 45 साल का होगा, तो वो क्या देश करेगा, क्या देश की तरक्की देखेगा, क्या आपका वो भोगेगा? तो ये जुमले हैं। जो एट प्रेजेंट जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए। प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, हर आदमी को प्लानिंग करनी चाहिए,
बाकी 2047 वाला 2034 वाला ये जुमले जनता के लिए अभी फायदेमंद नहीं है। आप इनकी प्लानिंग करो, संसद में पास कराओ, जेपीसी में ले जाओ। आप इनको हाईलाइट करके जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? तो ये चीजें देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और यही राजनीति का ओछा स्तर है कि आपको लेना देना कुछ नहीं है। अब रिसेंटली मैं एक बात और कहना चाहता था कि अभी जी बोलिए। हमारे आरएसएस के जो चीफ लीडर है मोहन भागवत जी, मोहन उन्होंने बाबू, कहा है अभी उनका स्टेटमेंट मैं देख रहा था टीवी पे भी, उन्होंने कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। ये उनका भाग्य, उनका है, स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये मोहन भागवत जी का है और अभी भी टीवी पे चल रहा है, आप देख लीजिएगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बोला जनता को इस तरह का काम करके देश को टुकड़े नहीं करने चाहिए, जनता में वैमनस्य नहीं फैलना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। अगर मान लो कहीं पे कुछ लगता है तो वो सरकार और वही के लिमिट में रहे, उसको हाईलाइट करके स्टेट में धोखाधड़ी ठीक है नहीं करे। कल्याण जी ठीक है। ब्रह्मदत्त तिवारी, ब्रह्मदत्त जी कुछ बोलना चाहते हैं, बड़े बेसर्म हो रहे हैं। एक तो ले जी जी जाते हैं ब्रह्मदत्त जी और बेसर्मी से बोल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ बोलिए ब्रह्मदत्त जी, समय बोलिए नष्ट करते। बोलिए हाँ जी, बोलिए आज का बोलिए। विषय क्या है जी? विषय क्या है आज का जी? हेडलाइंस। स्वामी जी, 4 बार मैं डिस्प्ले कर चुका हूं, राजनेता जो है स्तर गिरा रहे हैं राजनीति का। डिस्प्ले पहले भी किया था मैंने, अब फिर डिस्प्ले कर दिया आपको, आप देख लें जी, जी। क्या टॉपिक है। देख लिया आपने? आज राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरता क्यों जा रहा है? जी 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 इस पे कुछ आप बताएं, इस पे कोई प्रकाश डालें आप। जी जी। जी बोले। राज राजनीतिक स्तर तो जब से देश आजाद हुआ तब से गिरा ही है और अभी उठा नहीं है ठीक से। हमें तो ये लग रहा है कि राजनीतिक जो स्तर गिरा हुआ है वो सन 47 जब से वो देश में जो है यहाँ लोकतंत्र का आरंभ हुआ था तब से राजतंत्र समाप्त हुआ था और लोकतंत्र आरंभ हुआ था तब से ही देश के जो राजनीतिक है वो अच्छी राजनीतिक होती रही है। अब मैं बताऊं कि इसका कारण क्या है, क्यों गिर रही है इतनी? इसका गिरने का कारण है कि ये लोग जो है रिश्तावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद, भेषवाद, ये वाद इनके जो है पहले इनके प्राथमिकता में रहते हैं, इसलिए ये राजनीतिक स्तर गिरा हुआ है। इसका गिरे हुए स्तर को कैसे उठाएं, ये बड़ी बात है। तो ये तब उठेगा जब हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, इस प्रकार के वाद जब खत्म करेंगे तब जाके हमारा देश वन 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 नेशन वन इलेक्शन का मतलब हो गया कि यही बात है कि वो नहीं चाहते अलग अलग, क्योंकि समय नहीं मिलेगा जाति में बांटने का, समय नहीं मिलेगा प्रांत में बांटने का, समय नहीं मिलेगा, इसलिए विरोध में है वो कि एक साथ इलेक्शन गलत है। तो गलत का मतलब यही हुआ कि वो जो विभाजन करते थे जगह जगह आपस में लोगों को तोड़ करके जोड़ कर सीधा सीधा लोग वोट दे, और 100 बार भी अगर इलेक्शन कराओ चाहे एक बार कराओ, अब तो वोट पड़ने विकास पर है। तो इसलिए स्तर तो अपने आप ऊंचा हो जाएगा। स्तर तब तक नीचा है जब तक ये ओछी हरकतें, इस तरह की मतलब घृणित भावनाएं, इस तरह की घृणाएं फैला रहे हैं समाज में, और बिना बात का तक ये बंद नहीं होगा तो ये राजनीतिक स्तर तब तक जो है अपने सही समय पर और सही जगह पर आने वाला नहीं है। इसलिए पहले देखना है कि वाकई में हम क्या देश का विकास चाह रहे हैं, अपनी अपने गिरेबान में झांके कि क्या वाकई में हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए लड़ रहे हैं, हमारा झगड़ा किस बात का है। केवल ये है पद पाने के लिए, और केवल इनका जो है एक ऐसी भूख मिची है कि सत्ता में कब बैठे, इसलिए स्तर गिर रहा है। ये इतने नीचे उतर गए हैं उस पद के लिए, और उस गरिमा को जो है गिरा रहे हैं। तो खाली पद ही सब कुछ नहीं होता है, सत्ता सब कुछ नहीं होती है, सेवा के लिए सत्ता मिलती है। जनता सेवक को सेवक बनाकर जब भेजती है तो वो सेवक है जनता का। पर ये नहीं, ये चाहते हैं कि हम सबके स्वामी बन के रहें, वहां सब पर आदेश करें, ऑर्डर करें, तब अपनी दादागिरी दिखाएं। ये इनके जहन में है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई सेवा भी करे, पब्लिक की सेवा करने का नाम ही नहीं है कहीं।
अगर है तो कहीं बताए, कहीं कोई कई एनजीओ है, कोई संस्थाएं हैं, कुछ चला रहे। स्वामी जी कल भी आपने देखा होगा संसद में कितना कर रहे भयंकर हैं, सत्ता के न हुआ है। कल इसलिए कल की आपने इसलिए जो संसद की है, कार्रवाई भी देखी होगी। कल संसद में जो कुछ हुआ है वो राजनीति का स्तर सबसे ज्यादा गिरा हुआ था। और ये बीजेपी वालों ने जो रास्ता रोका था, कांग्रेस को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, विपक्षी पार्टी को, ये उसके कारण धक्का मुक्की हुआ था। और धक्का मुक्की होने के कारण ही कुछ नेता, राजनेता जमीन पे गिरे थे और उनको चोट आई है। तो अगर आप किसी का रास्ता रोकेंगे तो वो तो संसद में जाने के लिए, अपनी कार्रवाई करने के लिए जाएगा ही। तो इसमें क्या हो गया? राजनेता लोग स्तर गिरा रहे हैं राजनीति का। जी बताएं, नहीं जो वो क्या राजनेताओं को ऐसा करना चाहिए था? दोनों तरफ से राजनेता थे, जनता खड़ी थी, ये संसद के अंदर, राजनेता थे दोनों संसद के तरफ। अंदर, संसद के जी अंदर ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है घुसने का। जो इस प्रकार की जो है छिछोला हरकतें करता है, ऐसे आदमी को तो कोई अधिकार ही नहीं है। क्या कर रहे उसके थे? अंदर कुछ किया भीड़ था भीड़ उन्होंने? कुछ तो नहीं किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस तो अंदर जा रही थी, वो जा रही थी कांग्रेस अंदर की, चलो अंदर चल के बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर के लिए बात करने जा रहे थे। ये कौन सा बहुत बड़ी वो बात कर रहे थे? जी धक्का मुक्की तो जो है, ये तो इस तरह की घृणित भावनाएं ठीक नहीं है किसी के लिए भी। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कोई ऐसी बात थी तो, या कोई ऐसा अगर वो व्यक्ति को किसी प्रकार से निष्कासित किया हुआ है, वो जबरदस्ती घुस रहा है, तो रोकने का अधिकार भी है। और ये है कि नहीं हम नहीं, ये कह रहे हैं निष्कासित किसी को संसद नहीं किया जनता था के, स्वामी जी, निष्कासित किसी को नहीं किया था। हाँ कल्याण जी, आप बोले, कल्याण जी बोले। देखिए, शायद स्वामी जी को मालूम नहीं है, जी और बोले। स्वामी जी ने एक ही प्रकार का चश्मा लगा रखा है, इसलिए हमेशा वो कहते हैं कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वो वाला हाल है कि हमेशा ये विपक्ष में ही कमियां ढूंढते हैं, पक्ष का ढाल बनाकर पक्ष को बचाने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि संसद में घुसने का रास्ता होता है, वो सबके लिए होता है। और न कोई निष्कासित था, न कोई प्रतिबंधित था। इसमें विपक्ष भी जाता है, पक्ष भी जाता है, और चुने हुए ये लोग बाग ही उसमें जाते हैं। कोई बिना चुना हुआ या ऐरा गहरा नट्ठू खेरा उसमें नहीं जाता। अगर कुछ सत्ताधारी पार्टियों ने सत्ता के नशे में, मद के नशे में अब संसद को अपनी बपोती समझ लिया है। वो ये कहते हैं कि हम घुसेंगे नहीं, हम घुसने नहीं देंगे आपको, और नहीं घुसना लाठी करेंगे, डंडा करेंगे। कल भी आपने देखा कि सत्ताधारी पार्टी ने मोटे मोटे डंडों पर तख्तियां लगा रखी थी, जबकि संसद में ये अलाउ नहीं है। और आप मोटे मोटे डंडे लेकर जा रहे हो और फिर रास्ता रोक रहे हो। और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर कोने पे, हर चीज पे, वहां पर अगर चिड़िया भी अगर फड़फड़ाती है तो उसकी भी फोटो सीसीटीवी कैमरे में आती है। आप सीसीटीवी कैमरा बिना देखे एक व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हुए या द्वेषता रखते हुए आप एफआईआर लॉन्च करवा देते हो। ये डूब मरने वाली बात है। आप कम से कम सीसीटीवी तो देखो, आप उसका एनालिसिस तो करो, आप उसका निर्णय तो करो कि हाँ इस व्यक्ति ने यह गुनाह किया है या नहीं किया है, और ये हुआ है तो किस लिए हुआ है। बस ये है कि आपको तो सिर्फ देश नहीं चलने देना है, लोगों को गुमराह करना है। और गुमराह भी इसलिए करना है क्योंकि एक दिन पहले आपसे, आपके नेता से गलती हो गई, सत्ताधारी नेता से गलती हो गई। उसने उस आदमी के लिए अपशब्द कहे जिसने पूरे देश को चलाने का, संसद को चलाने का संविधान बनाया। संविधान का निर्माता जो था अंबेडकर, उसके लिए अपशब्द कहे, एक उसके लिए ऐसी टोंटिंग करी जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करी, और दूसरी गलती करने के बाद में तीसरी गलती यह करी कि आपने एलओपी को, जो विपक्ष का नेता है, उसका वीडियो बिना देखे, बिना धक्का मुक्की करिए नहीं करिए, उसको बिना देखे आपने एफआईआर लॉन्च करवा दी। तो सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आप लोगों की मति खराब हो चुकी है। ये लोग बाग नशे के चूर में है, मत का नशा, जिसको सत्ता का नशा है ना, वो है। एक आदमी जिसके बारे में विपक्ष चाहता है
के डिस्कस करें। जिस आदमी को अमेरिका ने, फ्रांस ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने बाइकाट कर दिया हो, केनिया जैसे छोटे कंट्री ने बाइकाट कर दिया हो, उसके काम रोक दिया गया हो, और अमेरिका ने जिस आदमी को सजा याफ्ता कर दिया हो, इसको अरेस्ट किया जाए, उस आदमी को सारा इंडिया आप सुपुर्द कर रहे हो, और उसके बारे में कोई चर्चा करना चाहता है तो इसकी गलतियां छुपाते हो आप, उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? तो ये देश का गिरता हुआ राजनीति का स्तर है। आपके देश में ही मणिपुर आपका स्टेट है, भारत का एक अभिन्न अंग है। वहां पर ये कि पिछले 1.5 साल से मारामारी चल रही है, आए दिन लोगों को मारा जा रहा है। आपका एक पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है कि हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, उसके बारे में बात करना कोई गुनाह थोड़ी है। और विपक्ष अगर गुनाह नहीं करेगा तो कौन बात जी स्वामी करेगा? जी जवाब दीजिए, स्वामी जी जवाब दें, स्वामी जी जवाब दें। ये हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने एक चालाकी ये कर रखी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर SC और ST में जब वो आते हैं तो इसलिए इन्होंने ज्यादा नाम उछालने की कोशिश यही की है। इतने जबकि कानूनविद बहुत बड़े बड़े विद्वान थे और कईयों के नाम उससे जुड़े हैं, और भी उनका नाम क्यों नहीं लेते ये लोग बार बार? हम ये कह रहे हैं कब क्यों भूल गए उनको? उन्होंने क्या देश में जो है संविधान बनाने के लिए सहयोग नहीं किया था? वो ये तो कह आप रहे थे कि करिए। बार बार ऐसे नाम ले रहे हो, बार बार यही उछाल रहे हो, और भी तो बनाने वाले जो जितने विद्वान थे वो भी जोड़े, कभी उनका भी नाम ले लिया करो। सबको भूल गए क्या? इसलिए कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जहां से अपना वोटों का जो है वोट बैंक बन जाए वहीं कर उसी बात को उछालते हैं, बार बार हल्ला गुल्ला करते हैं, बार बार उसी को उठाने की कोशिश रहती है कि जहां से हमारा वोट बैंक जो है खिसक ना जाए। तो ऐसी अब जो है जो पहले हमने तो इस कल भी डिबेट में यही बताया था कि जो इससे पहले जो इन लोगों ने हल्ला करा था कानून का, तो इनको हवा में फायदा मिल गया। अब जनता समझ गई कि वाकई में कोई खतरा नहीं है कानून का। देश में कानून वो बनने जा रहे हैं जिस कानून से हमारे देश विकसित नहीं हो रहा है, पिछड़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे कानूनों को हटाने की, संशोधन करने की आवश्यकता है। जो देश के विकास में रोड़ा है ये कानून, क्या आप उस कानून को चाटोगे हमेशा रखे? परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा अपने देश के लिए। देश तब क्या विकसित चाहते होगा जब कानून, हो? देश विकसित होता है, देश विकसित होता है। नहीं 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 नहीं, हट धर्मों से देश विकसित नहीं होगा। अगर ये हट बांध के रखोगे नहीं यही धारा काम करेगी, ये बाबा साहब ने बनाया बस यही काम करेगी, आज चेंजिंग नहीं, करने की आवश्यकता है। अगर आप मोदी बार जी का बार तो बाधा तरीका है डालोगे इस तरह का तो रोड़ा अटका, आप बार बार जो है इस प्रकार की बाधा डालोगे, रोड़ा अटकाओगे, और भी लोगों का ख्याल करना होगा जिन्होंने कानून में बनाने में साथ दिया था, मदद की थी। उन लोगों ने जो आज वो ये तय नहीं है कहीं भी लिखा कि बस हमने लिख दी किताब अब कोई बदले ना, इसको कोई चक्कर नहीं है। ऐसा बदलने की आवश्यकता पड़ेगी हमारे देश में तो बदला जाएगा। देश के अंदर जो है इस तरह से विकास की परिधि को रोकने की, उसकी चाल को जो है ब्रेक लगाने का बड़ा षड्यंत्र है कि नहीं यही धारा काम करेगी, बस इस धारा को ना हटाओ। क्या मतलब? और तो अगर ऐसा था बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई बातों को तुमने आज्ञा का पालन किया तो तुमने क्यों बनाई थी धाराएं अपने समय पर? तो 5-4 बार जो है कानून को परिवर्तन किया गया है। अगर इतने बड़े तुम जो है इतने बड़े बाबा साहब अम्बेडकर के भक्त थे तो क्यों चेंज किया उसको? और अब जब चेंज करते हैं तो तब बोलते हैं ये बिल्कुल उल्लंघन है, तब जो है तब ना नहीं उनकी बात मानते। तो हमारा स्वामी कहने का जी मतलब है जहाँ राजनेता तक के ऊपर बोल लीजिए कुछ, स्वामी जी राजनेताओं के ऊपर कुछ बोल लीजिए। जो राजनेता जनता चुन के भेजती है इनको संसद में, वो क्या क्या कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। उनके ऊपर कुछ बोल लीजिए, उनको कुछ नसीहत दे दीजिए राजनेताओं को। राजनेता स्वामी राजनेता जी जो हम ये कह रहे हैं कि राजनेताओं को जो चुन के भेजती है जनता, वो इसलिए भेजती है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी बातें उठाएंगे, हमारे क्षेत्र का जो है कहाँ उठाते हैं? ये तो मामला आपस मुद्दों, में ही लड़ रहे हैं। हाँ ये मुद्दों तो को आपस में ही रखेंगे। लड़ रहे तो हैं। आपस में लड़ने का कारण ही आपस में लड़ने का कारण ये है कि ये घृणित भावना है। राजनीतिक पक्ष और विपक्ष होता है, पर घृणित जी भावना से कोई काम ना करे। ये घृणाएं इन नेताओं के अंदर, ये घृणाएं जब तक भरी रहेंगी तो देश में बाधा तो देश को पड़ रही है, बाधा उस पब्लिक को पड़ रही है जिन्होंने चुन के भेजा है। और इनकी जी ऐसी घृणित बुद्धि की वजह से जो है देश पर अटकलें हो रही हैं, हमारा भारत पिछड़ेगा ऐसा जो है। वहां तो केवल सलाह मशवरा करने के लिए, वहां अपनी बात रखने के लिए एक जो है केंद्र बनाया गया है। लोकसभा एक केंद्र होता है कि अपने मुद्दे रखें, देश की समस्याएं जी जी चर्चा करें।
तो चर्चा करने के बजाय जो है अपने व्यक्तिगत वोटों का आंकड़े के गणित करने लग जाते हैं, वहां झगड़ा शुरू कर। झगड़ा तब होता है जब वोटों का गणित चलता है, वहां देश का जी गणित नहीं चल रहा है, विकास का जी जी गणित नहीं चल रहा है। तो इस वोट के गणित में जो झगड़े होते हैं, ये मैं सभी नेताओं को कह देना चाहता हूँ, 500 कुछ सांसद हैं, सभी को, कोई व्यक्तिगत नहीं है, कि इस तरह से अगर घृणित भावना लेकर के वोटों की गणित करते रहोगे, देश पिछड़ रहा है, विकास नहीं कर सकते। अगर विकास करना है तो वोटों को गणित से ऊपर उठ करके और भेदभाव को भुला करके, इस तरह से विपक्ष वाले भी जो है ये ना सोचे कि अगर कोई योजना बन रही तो कहीं इनका नाम ना हो जाए, या पक्ष वाला ये ना सोचे कि हो सकता है विपक्ष ने ये मुद्दा आवाज उठाई तो कहीं हमारा देश का नुकसान न, हमारे पार्टी को नुकसान न पहुंच जाए। तो ये नुकसान को न देखते हुए देश का और पब्लिक का नुकसान तो देखेंगे नहीं, पार्टी का नुकसान इनको बहुत बड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी से ऊपर उठ के देश है और पब्लिक है, जनता है, जिन्होंने तुम्हें भेजा है चुन करके, तो इसलिए जी उनका ख्याल रखें, गरिमा बनाए रखें, मर्यादा बनाए रखें, लोकसभा में इस तरह की उछलकल न करें, भीतर गंभीरता से रहे, क्योंकि आपको इज्जत के साथ वोट, लोगों ने इज्जत दी है। वोट देने का मतलब है कि आपको सिर में बैठाया है, और आप सिर पे चढ़ के उनका ही सिर को चलना शुरू कर दो, तो अच्छी बात किसी के लिए नहीं होगी। जी जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी घटनाएं लोकसभा के अंदर। लोकसभा में निवारण होता है, समाधान होता है, वहां संशय का निवारण होता है। आज संशय ये पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। तो हम ये कहना चाहते ठीक हैं है कि ऐसी किसी पार्टी के किसी भी आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है। झगड़ा करना, दंगा ठीक करना, है कुर्सी फेंकना, चप्पल फेंकना, ठीक मालाएं फेंकना, ठीक है। जी। कल्याण जी कुछ बोल रहे हैं, स्वामी जी उनका भी सुन लें। हाँ बोलिए कल्याण। देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है और आश्चर्य भी होता है कि लोगों की सोच पर, जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया और जिसके साथ में जिन लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सहयोग किया, इनको समझ में ये नहीं आता कि संविधान से एलर्जी है या अंबेडकर जी से एलर्जी है। क्योंकि अंबेडकर जो था वो एक एससी उससे आता था, जिसे शेड्यूल कास्ट जी कहते हैं। इन्होंने हम लोगों को पहले वर्ण व्यवस्था में बांटा, ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले 4 वर्णों में बांटा और उसके बाद में फिर जातियों में बांट दिया, और जातियों में बांटने के बाद में अब ये फिर वापस मनुस्मृति लगाना चाहते हैं और संविधान का अपमान करते हैं बार बार। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये एक मानसिक बीमारी हो गई है राजनेताओं को, या सत्ता का नशा है। क्योंकि ये आज सत्ता है, कल पता नहीं किसके हाथ में होगी, कौन बैठेगा। तो इनको गलतफहमी हो गई कि ये सत्ता जो है ना, ये कुर्सी हमारी है, हम इसके मालिक हैं। इसीलिए उल जुलूल, वन नेशन वन इलेक्शन, या अंबेडकर जी का अपमान करना, या अन्य किसी आदमी को बचाना, किसी आदमी के लिए पूरी प्रॉपर्टियां दे देना, इनको ये मालूम नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, रिसेंटली अभी बंबई में 500 एकड़ जमीन के बदले अडानी जी को 1200 एकड़ जमीन दी जा रही है। क्योंकि 500 एकड़ लेगा, उसको 1200 एकड़ जमीन फ्री में देंगे, तब वो उस जमीन पे कुछ डेवलपमेंट करेगा। और ये एक ही आदमी को बचाना चाहते हैं, एक आदमी का नाम लेते हैं, इनको बिल्कुल मिर्चियां लग जाती है और ततैया की तरह सुनने लग जाते हैं। क्योंकि अगर उस आदमी की पोल खुल गई तो इनकी पोल खुल जाएगी। देश गर्त में जा रहा है। आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि एक देश ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, कैंसर की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, और हम और आप आज भी मंदिर के नीचे मंदिर ढूंढते फिर रहे हैं। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम पीछे नहीं जाना चाहते। हमारा देश और हमारे युवा जो है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अन्य देशों से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। और आप लोग हमारे को वापस उसी युग में ले जा रहे हो, पाषाण युग में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, और मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ के लोगों के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये देश की ओछी राजनीति है, लोगों का ओछापन है, लोगों की सोच गलत होती चली जा रही है। इस सोच को खत्म करके देश को आगे बढ़ाने की सोच रखनी होगी, अगर बढ़ना है और आगे प्रोग्रेस करनी है। अन्यथा ठीक हम है लोग कल्याण जी। वापस कल्याण चले जी टाइम जाएंगे। मेरे जी, पास इतना ही था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।